वल खसर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मेरे दोस्तों, स्टाफ लाइन के फ़ेज़ 1 के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बासी साहब ने इब्तदाई तौर पे बहुत सारी बातें कर दी हैं। काशिफ साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुख्तसर सी गुफ्तगू की, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अभी देर तक यहाँ हमारी इंतज़ार करते रहे। यहाँ डिफेंस फ़ेज़ 1 के ख़ुसूसन जो 4-5 मसाइल हैं, कंटोनमेंट बोर्ड उनको गालबन बहुत अरसे से इग्नोर कर रहा है। मेरे भाइयों, अब जब हम इस हल्के में आए हैं पिछले 1-1.5 महीने से इस कैंपेन के सिलसिले में, तो पता चला है कि इस हल्के के मसाइल तो कराची की कच्ची आबादियों से भी ज़्यादा हैं। ये लोग हर साल 2-3 किस्म के टैक्स देते हैं। वो कंटोनमेंट का टैक्स अलग है, DHA के को टैक्स अलग हैं, और दूसरे 2-3 वाटर बोर्ड के और 2-3 महकमों के अलग से टैक्स हैं। उसके बावजूद इनको मसाइल दूसरी आबादियों से और ज़्यादा हैं। अब अंदाज़ा हुआ कि इनके मसाइल पूरी कराची के मसाइल, हत्ता के ख़ुसूसन हमारे इस फ़ेज़ 1 के मसाइल, इनको पिछले 4-5 साल से बिल्कुल इग्नोर किया गया है। हालांकि जो लोग बरसर इक़्तिदार थे, जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम थे करने वाले, उन लोगों ने 5 सालों में शायद कुछ भी नहीं किया। अभी भाई अब्बासी साहब बता रहे थे पिछले अरसे में कोविड हुआ और पिछले साल इस कराची में बहुत शदीद बारिशें हुई। मैं आपको मुख्तसर सी बात बताना चाहता हूँ कि शदीद बारिशों में जो ईद के गालबन 2 दिन तक जारी रही, मेरी ड्यूटी थी गोरा कब्रिस्तान से जो पैदल लोग सफ़र करके आ रहे थे उनको इस डिफेंस मोड़ से आगे अख्तर कॉलोनी तक लेके आने के लिए। अगर मेरी गाड़ी में 2-3 लोग सवार हो सकते थे तो मैं यहाँ तक लाता था। चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटल बंद थी और सारी कोरंगी की आवाम और बाकी आवाम जो पैदल सफ़र कर रही थी, डिफेंस मोड़ 3-4 फुट पानी से भरा हुआ था, गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी। उसके बाद कोविड आया, हम लोगों ने बग़ैर किसी ओहदे के, बग़ैर किसी ज़ात के, बग़ैर किसी उम्र के हमारे मुजाहिद गलियों में निकल गए और किसी को पता ही नहीं चला कि लोगों के दरवाज़ों पे जाकर राशन के बैग, अद्वियात और जो कुछ उनको दे सकते थे। मेरा ख्याल है कि कराची में पहली दफ़ा हमने देखा है लोगों के घरों में टमाटर के बैग, सब्जियों के बैग, हत्ता के जो मेडिसिन मुख्तलिफ इदारों ने हमें डोनेट की थी, हमारे एतबार किया था हमारी तंजीम के ऊपर, वो भी हमने लोगों के घरों में पहुँचाई। अब जब इस कैंपेन के सिलसिले में हम निकले तो पता चला कि हमसे ज़्यादा डिफेंस फ़ेज़ 1 के ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, वो 60 से 70 हज़ार रुपये का पानी महीने में इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है ये स्टाफ के लोग भी 20 से 25 हज़ार का पानी महीने में इस्तेमाल करते होंगे, और टैक्स इसके अलावा देते जा रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड को। उसके अलावा इनके सिक्योरिटी के मसाइल, इनकी गलियों के कच्चे खंडरात के मसाइल, इनकी स्ट्रीट लाइटों के मसाइल, जो आज मुझे लग रहे हैं शायद अभी कुछ स्ट्रीट लाइटें इधर 2-4 जल रही हैं और शायद इधर अंधेरा है। उसके अलावा ये इधर आबादी के साथ जो गलियां 2-3 बार निकलती हैं, यहाँ इनको मसाइल हैं कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, यहाँ प्रॉपर काम करने वाले कैमरे होने चाहिए, उनको कंट्रोल करने वाले वहाँ दफ्तर में लोग बैठे होने चाहिए। यहाँ गाड़ियों को समेटा जाता है, डकैतियाँ की जाती हैं और मुख्तलिफ वारदातें की जाती हैं। इनका एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इलाके में 2 शराब खाने हैं। हमें अफसोस है कि मौजूदा ज़माने में न्यूयॉर्क या पेरिस में अगर सुनते हैं कि वहाँ मस्जिदें बन रही हैं, लेकिन हमारे इस इलाके में हमारे इस इलाके में शराब खाने खुल रहे हैं। अफसोस की बात है, हमारे साथ एक खातून है मैडम मोहम्मदी, और कुछ लोग डिफेंस फ़ेज़ 1 के 15-16 लोग और हैं जिन्होंने हलफ उठाया इंशाअल्लाह अगर हम जीते हैं तो उनके साथ होंगे, और अगर हमारा फैसला इसके अलावा होता है कोई और तो फिर भी हम इंशाअल्लाह उनके साथ होंगे। ये तो शराब खाने के मतलब हमारा मौक़िफ़ है।
क्योंकि ये हमारा मजहबी फरीजा है, हम इससे नफरत करते हैं, हम मुसलमान हैं और यहाँ मुसलमानों की आबादी में शराब खाने नहीं होने चाहिए। कच्ची आबादियों का कंट्रोल होना चाहिए, कैमरे होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए और इसके अलावा तीसरा, पानी लोगों के घरों में आना चाहिए। ये टैंकर सिस्टम सरासर जुल्म है, पैसे बटोरने का जरिया है, दानिस्ता तौर पे पानी की शार्टेज की जाती है और उसके बाद मेरे भाइयों पानी बेचा जाता है। एक वक्त हमें नज़र आ रहा है कि शायद जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं इससे ज़्यादा हमारा खर्चा ये पानी का होगा, तेल से महंगा हमें ये पानी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पानी कराची का सबसे बड़ा कारोबार है। मेरा ख्याल है कि सुना है दिन को 14 से 15 करोड़ का कारोबार मुख्तलिफ हाइड्रेंट से ये होता है, मुख्तलिफ घरों में बेचा जाता है। इसके कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की एक वारदात का तरीका यह है कि पहले इलाकों में पानी की शार्टेज डेवलप की जाती है, लोग पानी के लिए तरसते हैं और उसके बाद उनको पानी टैंकरों में घरों में दिया जाता है। यह सरासर जुल्म है। हम इंशाअल्लाह इसको रोकने की कोशिश करेंगे। हम जितने भी लोग जीते हैं, एक जीता है, 2 जीते हैं, हमारा अगर वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है तो इंशाअल्लाह हम इससे बड़े काम कर सकेंगे। पानी का मंसूबा लगाएंगे, डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे, आरओ प्लांट लगाएंगे और अब को से बात करेंगे, दाबे जी से इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे नई लाइन लेकर आने की और वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रोजाना यहाँ पानी का कोटा दिया जाता है उसकी मकदार बढ़ाई जाए। हमारे अमीर कराची जनाब नईम रहमान साहब ने जब बात की कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से तो उन्होंने ये कहा कि हमें 15 मिलियन गैलन पर डे पानी की ज़रूरत है, लेकिन हमें 5 से 6 मिलियन गैलन पर डे दिया जाता है, जो तकरीबन टोटल पानी की 35 से 40% बनता है। हम क्या करें? हमने उनको भी यही मौक़िफ़ बताया कि मेरे भाई आप ये जो पानी 5 मिलियन गैलन आपको मिलता है इसको आप लाइन के जरिए दें, बाकी वाटर बोर्ड से बात करें, वो पानी की क्वांटिटी बढ़ाएं और आरओ प्लांट लगाएं, आप दूसरे प्रोजेक्ट लगाएं। कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ कराची का सबसे अमीर इदारा है। मेरा ख्याल है जितना फंड इनके पास रखा हुआ है पाकिस्तान में और कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके पास इतना फंड होगा। हमारी मालूमात के मुताबिक 81 बिलियन रुपये इनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ नई लैंड लेके आने के लिए दाबी जी से 11 से 12 अरब रुपया दरकार है। ये लोग दानिस्ता तौर पे काम ये नहीं करते, दानिस्ता तौर पे शार्टेज डेवलप करते हैं और दानिस्ता तौर पे पानी बेचा जाता है। जहां तक गलियों और रोडों का मामला हुआ, इनको कारपेटिंग करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इन्होंने इस बरसात के मौसम में, आप लोग अगर नेशनल बैंक से अंदर आते हैं गालबन 7 स्ट्रीट से, तो अभी भी खौफनाक किस्म के गड़े वहाँ नजर आते हैं। 17 स्ट्रीट पे, ईस्ट स्ट्रीट पे पानी के गड़े नजर आते हैं, रोड के ऊपर गड़े नजर आते हैं। ये अगर कराना चाहें तो 2 दिन का काम है, 3 दिन के अंदर अंदर मटेरियल आ जाता है और ये गड़े खत्म हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, मेरे छोटे बेटे का जायद का यहाँ एक्सीडेंट हुआ नेशनल बैंक के सामने। अगर आप लोगों को मालूमात है, अभी भी जाते वक्त यहाँ देख लेना, वो गड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमने तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें दी, CEO से जाकर मिले, लेकिन ये छोटा सा काम इन नालेकों से नहीं हो सका। मेरे भाइयों, ये तो हो गया यहाँ फेज 1 का मसला, पानी, सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइटिंग, रोड की कारपेटिंग और शराब खाने का मामला, ये सिक्योरिटी गार्ड्स का मामला। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तकरीबन 7-8 लोग हमारे इस इलाके में कंटेस्ट कर रहे हैं। उनमें वो भी 2 पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में दोनों ने मिलकर हुकूमत की, दोनों ने मिलकर इसको लूटा, दोनों ने मिलकर इस कंटोनमेंट को खाया। साथ सिंध हुकूमत भी थी और साथ PTI की वफाकी हुकूमत भी थी। तीनों ने कंटोनमेंट के ऊपर कब्जे जमाए रखा, लेकिन 1 रुपए का मेरे भाइयों काम नहीं किया। आप लोग सारे इस बात के गवाह हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। पानी की शार्टेज रही, गलियां इसी तरह खंडर नजर आती रही, बारिशों में हम लोगों ने खौफनाक तकलीफ देखी और उसके बाद ये लोग अभी फिर दोबारा वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। हमें मेरे भाइयों समझ नहीं है आती ये कितने घटिया लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। उसके बावजूद ये किस मुंह से आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि हम आपकी लाइटें ठीक करेंगे, आपके रोड ठीक करेंगे, आपकी गलियां ठीक करेंगे, आपकी सिक्योरिटी ठीक करेंगे, आपको पानी देंगे। और ये आज से क्यों नहीं देना शुरू कर देते?
एक ऑर्डर की जरूरत है। ये याज मस्जिद के पास पानी का टैंकर भरा होता है, जहां से टैंकर सिस्टम में सप्लाई किया जाता है। ये आपको आज लाइनों के जरिए पानी क्यों नहीं दे देते? ये कल से रोडों को कारपेटिंग करना क्यों नहीं शुरू कर देते? ये सिक्योरिटी गार्ड और कैमरे क्यों नहीं लगा देते? बल्कि कुछ पुराने लगे हुए हैं जिनमें से इन्होंने बहुत बड़ा कमीशन खाया और जो काम नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, ये पुलिस का निज़ाम भी अच्छा कर सकते हैं, ये डीएचए की सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वो काम करते हैं जिससे इनको पैसा बनाना होता है। ये मेरे भाइयों चोर हैं, ये डाकू हैं, ये दरिंदे हैं, ये हमारा खून चूस के खाने वाले हैं, ये इंतहाई परले दर्जे के बेगैरत हैं। इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को लूट लिया, इन्होंने कराची को लूट लिया, हर महकमे को लूट लिया, वाटर बोर्ड को लूट लिया, कंटोनमेंट बोर्ड को लूट के खा गए। और अभी इनको दोबारा नजरें हैं कि हम लोग कंटोनमेंट बोर्ड में जाएंगे और आप लोगों के मसाइल हल करेंगे। मेरे भाइयों, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। जैसे पहले 5 साल बराबर कर दिए। मेरे सामने वो मोहम्मद अहमद साहब बैठे हुए थे, तूबा अपार्टमेंट में एक प्रोग्राम हो रहा था। मैं आपको अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूं कि वो प्रोग्राम छोड़ के उठ के चला गया। उसको ये पता भी नहीं था कि हमारी रोज की जरूरत कितनी है। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की रोज कितना पानी हमें मिलता है और पानी कहां से मिलता है, इसकी बढ़ाने के लिए हम क्या तरतीब कर सकते हैं। 5 साल वो लगा लिया उसने, एक पार्क बना दी और 2 छोटी सी पार्क बना दी, वो भी मुतनाज़ा है। मेरे भाइयों, वो कल प्रोग्राम को छोड़ के चला गया। अब ये लोग अगर आपके पास दोबारा आए तो काइंडली आप इनको मादरत कर लें, इनको भगा दें और इनको बिल्कुल एहसास दिला दें कि आप लोगों ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। अब जिन लोगों के ये कारिंदे थे, पीटीआई की हुकूमत इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची में है। दोनों हुकूमतें यहाँ होने के बावजूद ये पानी का मसला इन्होंने इस बजट में 1 रुपया नहीं रखा। इमरान खान ने कराची को 1100 अरब रुपया सुना है दिया है। मुमकिन है किसी और जगह पे कुछ रुपया लगाओ जो आप लोगों को शायद किधर नजर आता हो, हमें किधर नजर नहीं आ रहा। वो 1100 अरब रुपए से कोई 50 अरब रुपया भी हमें किधर नजर नहीं आ रहा। 1100 अरब रुपया इमरान खान की हुकूमत खर्च कर रही है। पीपल्स पार्टी भी आपको दावे कर रही है कि हम कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, महंगाई का वो आलम है। हम अगर पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की हुकूमत का जिक्र करें, पीटीआई ने 3 साल में जो हमारा बजट होता था घर का, वो 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है। आप लोग सारे मुझे वो नजर आते हैं जो अगर इम्तियाज से या किसी शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग करके आते हो तो वापसी आकर अपने बिलों को देखते होंगे। ऐसा मुझे एलियट क्लास का कोई नजर नहीं आता कि जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके तो आकर उसको बिल को फाड़ के फेंक दे। हर महीने में डिफरेंट बिल होता है, हर महीने में डिफरेंट बिजली का बिल होता है, हर महीने में डिफरेंट गैस का बिल होता है। मेरे भाइयों, दीवार आपकी, मीटर आपका, केबल आपका, ग्राउंड रेंट मीटर रेंट आपसे ले रही है के इलेक्ट्रिक। यही हालत गैस कंपनी कर रही है, यही हालत वाटर बोर्ड बिलों पे बिल भेज रहा है, यही काम कंटोनमेंट बोर्ड कर रहा है। घरों में पानी कतरा नहीं है, सीवरेज लेना खराब है, लेकिन सीवरेज का अलग टैक्स, पानी का अलग टैक्स, प्रॉपर्टी का अलग टैक्स, ये बोर्ड लगा हुआ था उसका अलग टैक्स। हम लोग इस टैक्सिस्तान में रह रहे हैं, इस मुल्क को लूटा जा रहा है। मेरे भाइयों, अवाम को लूटा जा रहा है। आप एहतियात करें पीपल्स पार्टी से और पीटीआई के कैंडिडेट से, कोशिश करें अपनी जान बचाने की। अब रह गया आजाद उम्मीदवार, जो गालबन इस इलाके में 2 या 3 है। आजाद उम्मीदवार क्यों खड़ा होता है? आप लोग जरा अपने सहन में ये रखें, पहले दिन से ही उसके जहन में ये बात होती है कि जैसे ही इलेक्शन होगा, जैसे बलूचिस्तान में अक्सर होता है, एक पार्टी के 3 कैंडिडेट जीते हैं, दूसरी पार्टी के भी 3 कैंडिडेट जीते हैं, तो होता यह है कि इस आज़ाद उम्मीदवार की उस वक्त पे नज़र होती है, उस वक्त ये अपना सौदा लगाता है। आप लोग वोट दे के घर में बैठे होते हैं, लेकिन ये उधर रातों को अपना रेट बढ़ा रहा होता है। आज़ाद उम्मीदवार, इसके अलावा उसका कोई प्रोग्राम नहीं होता। उसने अपने आप को बेचना होता है इलेक्शन के बाद
किसी जमात में लाजमी शामिल होना होता है। और ये ईमानदार जो आज़ाद खड़े हुए हैं 2-3 हमारे लोग, ये भी उसी माफिया का एक सिलसिला है, उसी माफिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्होंने इलेक्शन के दूसरे दिन अपनी कीमत लगानी होती है। आप इनसे भी एहतियात करें, ये भी उसी चोर गुंडागर्दी माफिया का एक हिस्सा है, ये भी उन्हीं लोगों का एक हिस्सा है। आप लोग बहुत एहतियात करें। अब रह गया जमात इस्लामी का कैंडिडेट जो मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूँ। मैंने जो इब्तदाई सूरह पढ़ी है उसकी दूसरी आयत का अगला हिस्सा, वामिलुस्सालिहात, हम जो भी इस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जमात हमें अगर टिकट देती है या रुकन बनाती है तो कुछ लोगों को पता है कि उसको कितने सख्त मयार से गुजारा जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या उनकी तरबियत की जाती है, सच बोलने की गारंटी ली जाती है और जो कमिटमेंट की जाती है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। मेरे भाइयों, जमात इस्लामी ने हमें टिकट दिया। इससे पहले जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे उनको आप देख चुके हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों ने अगर जमात इस्लामी के कैंडिडेट को यहाँ वोट दिया या किसी और जगह पे आपका वोट हुआ वहाँ दिया तो आप इंशाअल्लाह 12 तारीख के बाद तब्दीली देखेंगे। मेरे भाइयों 12 तारीख के बाद इंशाअल्लाह कंटोनमेंट बोर्ड आपको तब्दील नजर आएगा। हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, इंशाअल्लाह जीत हमारी है, जीत आप लोगों की है। 12 तारीख को फैसला होना है। अब ये लोग धांधलियों पे उतर आए हैं। इन लोगों ने रेंजर के साथ, कुछ पुलिस के साथ ऐसे मुलाकात किए, हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं, पीटीआई के बैनर लगे जा रहे हैं। पीटीआई के बैनर हमारे साइज से बहुत बड़े बड़े हैं, ये हमारा बैनर स्टैंडर्ड का है, लेकिन पीटीआई का अगर बैनर आप देखेंगे तो इससे डबल हैं। वो रोडों पे लगे हुए हैं लेकिन हमारे बैनर को सीबीसी उतार रहा है। मेरे भाइयों, इसके अलावा उनके सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमपीए, रेलवे का मिनिस्टर, सारों को नींद उड़ी हुई है। पिछले 3 दिनों से उनको ये अंदाजा हो गया है कि हार उनका मुकद्दर हो चुकी है। जैसे वो केकड़ा खान नौशेरा वाला था जिसका भाई वो दूसरी जमात से जीत चुका था और वो हार चुका था, यही हाल इनके साथ यहाँ होने वाला है। इंशाअल्लाह ये 12 तारीख को छुपेंगे, ये 12 तारीख को भागेंगे और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, जीत जमात इस्लामी की होगी, जीत आपकी होगी। और इंशाअल्लाह जीत के बाद ये डिफेंस फेज 1 यहाँ हम कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड हो, शराब खाने बंद हो, इन गलियों में इंशाअल्लाह काम आपको नजर आएगा। इंशाअल्लाह आपके टैक्सों में हम जो भी कोशिश कर सके करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड में अगर हमारा वाइस प्रेसिडेंट आ गया तो इंशाअल्लाह हम इससे बड़े काम करेंगे। हम अपना बड़ा बोल नहीं बोलते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अगर हमारा आ जाता है तो दाबे जी से इंशाअल्लाह हम नया लेन लेकर आएंगे। हम फिल्टर प्लांट लगाएंगे, आरओ प्लांट लगाएंगे, डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे और इंशाअल्लाह सबसे पहला काम ये होगा कि रिश्वत के तौर पे जो टैंकर चलते हैं लोगों के घरों में, जो मुफ्त पैसों से भेजे जाते हैं और सरकारी सीनियर अफसरान के घरों में और कुछ जज साहबान के घरों में रिश्वत के तौर पे भेजे जाते हैं, इंशाअल्लाह पहले से ही इनका खात्मा होगा। सिर्फ कल का दिन है, हम आपसे अपील करते हैं कि आप इतवार वाले दिन सुबह पूरी फैमिली जिनके वोटर लिस्टों में नाम है अपने अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंचे, तराजू पे मोड़